सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा, आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है और आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न सरल भी आते हैं, कठिन भी आते हैं और कई बार प्रश्नों का प्रारूप पहले की परीक्षाओं में आए प्रश्नों के समान भी होता है। विषय क्षेत्र तो लगभग वही होता है जो पहले हुआ कर, जो वर्तमान का सिलेबस है उसी सिलेबस पे पहले भी प्रश्न आते रहे हैं और कई बार पुराने प्रश्नों को हल करने से भी पेपर में आपको उसी प्रकार के बहुत सारे नए प्रश्न भी मिल जाते हैं और कई बार आपको प्रश्नों के बदलते स्वरूप को जानने के लिए, प्रश्नों के क्षेत्र को समझने के लिए, प्रश्न कैसे आते हैं इसको जानने के लिए, प्रश्नों की कठिनाई और सरलता को समझने के लिए निश्चित ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का महत्वपूर्ण योगदान है। केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं अपितु आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज आपको नए भी जानने चाहिए। पुराने को तो आप हल करेंगे ही, साथ में नए का भी आपको अध्ययन करना होता है और निश्चित ही आईएएस की परीक्षा में इसका बहुत बड़ा योगदान है। यही कारण है कि विक्रमादित्य आईएएस की ओर से मैंने ये तय किया है कि हम लोग एक नए ढंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यानी हम लोग केवल क्वेश्चन आंसर हल नहीं करेगा, ऐसा तो तमाम ये लेक्चर मौजूद है या तमाम सारे पब्लिकेशंस के बुक आते हैं जिसमें साल पेपर दिया गया। हम लोग पीवाईक्यूज के माध्यम से या एमसीक्यूज के माध्यम से हर चैप्टर की तैयारी करेंगे आईएएस के लिए। जैसे अगर हम लोगों ने हिस्ट्री ले लिया और हिस्ट्री में अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री को ले रहे हैं तो हम एंशिएंट हिस्ट्री के मान लीजिए इंडिया सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक काल है, मौर्य काल है, सबके क्वेश्चन हम लोग जो आए हैं वो तो हल करेंगे ही, साथ में कुछ नए क्वेश्चन को हल करेंगे। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग हर चैप्टर की तैयारी करेंगे और आईएएस की परीक्षा जो अब कठिन होती चली जा रही है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी प्री के भी क्वेश्चन कठिन आने लगे हैं, बहुत ज्यादा कठिन हो गए हैं। पिछली बार तो बहुत ज्यादा कठिन आ गए, शोर तक मच गया। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए प्रश्नों में आपका शोध होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेक्चर तो मैंने बहुत सारे अपने YouTube चैनल पे दिया ही, आप देख सकते हैं। क्लास में भी हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ाते हैं, लेकिन अगर कम समय YouTube पर है तो उसमें एक नया तरीका हमने सोचा है कि हम लोग पीवाईक्यूज के माध्यम से या एमसीक्यूज के माध्यम से या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आपकी तैयारी हर चैप्टर की कराएंगे और ये आपको प्रारंभिक परीक्षा तक सब मिल जाएगा और निश्चित ही अगर आप तैयारी में बैठेंगे तो निश्चित ही सफलता इससे मिलेगी। चाहे आप किसी भी प्रारंभिक परीक्षा में बैठे, चाहे आईएएस की, चाहे पीसीएस की। हालांकि मैं जो लेक्चर वीडियो बनाऊंगा वो हर चीज के लिए अलग बनाऊंगा, आईएएस के लिए अलग बनाऊंगा, पीसीएस के लिए अलग बनाऊंगा, सबके लिए अलग अलग बनाऊंगा। आज हम लोग आईएएस के लिए बनाएंगे और आईएएस के लिए आज हम लोग हिस्ट्री प्रारंभ करेंगे और हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री के तहत पहला चैप्टर उन्होंने लिया जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग देखेंगे कि पहले जो क्वेश्चन आ चुके हैं आईएएस में उसको देखा जाएगा और नए प्रश्नों का भी अध्ययन किया जाएगा। ये एक अलग तरीके का अध्ययन हो जाएगा। हर चैप्टर को लेकर नए पुराने सभी प्रकार के प्रश्न पढ़े जाएंगे। अगर आप एक बार इस लेक्चर वीडियोस को पूरी सीरीज में देख लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं डिस्कशन का भी प्रयत्न करूंगा, चूंकि यूट्यूब पे कम समय होता है इसीलिए बहुत ज्यादा विस्तार से तो घंटों का लेक्चर हो जाएगा, लेकिन कम समय में गागर में सागर भरने का प्रयत्न मैं जरूर करूंगा। कहां तक सफल रहूंगा ये जरूर आप बताइएगा। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं आईएएस प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। और इसमें हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री देखेंगे और हिस्ट्री में एंसेंट हिस्ट्री पहला चैप्टर लिया जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भारत का कोई भी एग्जाम हो इससे एक प्रश्न जरूर आता है। अच्छा, अब आप लोग को एक भी होगा कि भाई डिजिटल बोर्ड होता है तो डिजिटल बोर्ड पे सारे प्रश्न लिखे रहते हैं। देखिए, केवल गद्यात्मक प्रश्न को हल करके यह मत समझिए कि आपकी आईएएस की तैयारी हो गई। जो आप गद्यात्मक प्रश्न देखते हैं ना, बड़े बड़े प्रश्न, एक में 4 प्रश्न आता है, वो भी छोटे छोटे प्रश्नों को मिलाकर ही बनता है। छोटे छोटे प्रश्नों को मिलाकर ही बनता है। तो आपको अगर टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से हम छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से ही बताएंगे तो भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो आपका ध्यान तैयारी की ओर होना चाहिए। किस इंस्ट्रूमेंट से पढ़ाया जा रहा है, टेक्नोलॉजी है कि नहीं, बहुत ज्यादा आधुनिकता है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, कितना भी मॉडर्निटी आ जाए, कितनी भी आधुनिकता आ जाए, पढ़ाई की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसका महत्व ज्यादा होता है। और प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर इस बार हुआ था उसने इस बात को सिद्ध कर दिया कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी की आवश्यकता है। कोशिश मेरा यही रहेगा, मैं आपको क्वालिटी यहां दूं। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता का शुरू करते हैं। आईएएस में आया एक प्रश्न है, जो पहला प्रश्न है वो ये है, भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलना प्रारंभ होता है? भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलना प्रारंभ होता है? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य काल या गुप्त काल? देखिए, भारत के जो सबसे प्राचीनतम सिक्के हैं वो चांदी के सिक्के ही हुए हैं, जिनको आहत सिक्के भी कहा जाता है। मैं अपने एक प्रश्न के अंदर बहुत सारे प्रश्न बताऊंगा। मैंने कहा ना, ये केवल प्रश्न उत्तर नहीं है, ये प्रश्न के माध्यम से आपकी तैयारी है। बशर्ते आप पूरे श्रद्धा के साथ इसको पढ़ें। और जो भी लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हो, जिनका ना निकल रहा हो और जिनको लग रहा हो कि तैयारी बहुत कठिन हो, उनके तक जरूर हमारा ये लेक्चर पहुंचाए। तो सबसे पहले जो भारत के सिक्के रहे हैं वो चांदी के रहे हैं, आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के, जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ हुए। लेकिन चांदी की उपलब्धता इससे पहले भी रही है। तो भारत में चांदी की जो सबसे पहले उपलब्धता रही है वो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से रहा। कब से रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से बहुत सारे ऐसी चीजें मिली हैं जो ये बताती हैं कि वहां से चांदी मिला हुआ है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में के लोग चांदी का प्रयोग करते थे और सबसे पहला चांदी का जो उपयोग है वो उन्होंने लोगों ने किया था। अब इसका साक्ष्य कहां से मिला है? इसका साक्ष्य हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी मिला है। अब प्रश्न ये उठता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चांदी प्राप्त कहां से करते थे? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो चांदी है वो राजस्थान के जावर माइन से प्राप्त करते थे। लेकिन जावर माइन से उनके चांदी के उपलब्धता का एकमात्र आधार नहीं था, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा जो चांदी लाते थे वो ईरान और अफगानिस्तान से लाते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के चांदी के उपलब्धता का सबसे बड़ा जो स्रोत था, सोर्स था, वो ईरान और अफगानिस्तान था। तो यह सिद्ध हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांदी का उपयोग किया। यानी चांदी के उपलब्धता का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो भारत में कहां से मिलना प्रारंभ होता है? सिंधु घाटी सभ्यता से। याद रखिएगा, एक प्रश्न के अंदर मैंने कई प्रश्न आपको बताया, ठीक है ना। अगला प्रश्न जो सिंधु घाटी सभ्यता से आईएएस में आया है, किस जानवर का मुहरों व टेराकोटा की कलाकृतियों पर अंकन नहीं हुआ? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, जो सील्स यानी मुहर मिले हैं, तो इन मुहरों पे बहुत सारे जानवरों का अंकन है, बहुत सारे लिपिबद्ध किया गया बहुत सारे जानवर। लेकिन एक जानवर ऐसा है जिसका ना ही मुहरों पर अंकन है और ना ही टेराकोटा की जो मूर्ति यानी मट्टी की मूर्तियां उस पर बनाई गई। तो वह कौन सा है? जैसे गैंडा हो गया, भैंसा हो गया,
या एक श्रृंगी बैल हो गया, या कुबड़दार वृषभ हो गया, या गाय हो गया। किसका उल्लेख नहीं है? गाय का। अब यहां एक समझने वाली बात है। देखिए, बहुत लोग ये कहते हैं भाई सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर क्या है? ये बहुत बड़ा अंतर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वो बैल पूजक थे, बैल पूजक थे। इसीलिए कुबड़दार वृषभ और दोनों सिंह को सटा दिया तो एक श्रृंगी बैल हो गया। तो एक श्रृंगी बैल इनका अंकन मिला मुहरों पर। और वैदिक सभ्यता के लोग जो हैं वो गाय पूजक थे, क्योंकि वैदिक ग्रंथों में गाय को अघन्या कहा गया, न मारने योग्य कहा गया। ये बहुत बड़ा अंतर है, ये बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? आप अंकन नहीं दिख रहा गाय का, हालांकि गाय नहीं होगी लेकिन गाय का अंकन नहीं कहीं मिल रहा। तो चाहे वो टेराकोटा की मूर्तियां हो, यानी मिट्टी की मूर्तियां हो, या मुहरों पर कहीं भी गाय का अंकन नहीं हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कॉन्सेप्ट की भी मांग करता है, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल में। ये हमेशा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जो आईएएस में आया हुआ है कि कौन सी फसल सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में के लिए अज्ञात थी, यानी जिसका अभी तक हमको कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। आप ये भी कह सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा फसल है जिसका प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे? गेहूं, धान, कपास, राई, रागी, कौन सा ऐसा पदार्थ, कौन सा ऐसा अन्न है? तो यहां उत्तर होगा रागी। रागी जो है एक प्रकार का फसल होता है और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसका प्रयोग नहीं करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। और जो आप लोग जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का कोई गद्यात्मक प्रश्न बना दिया तो 4 प्रश्नों में एक प्रश्न भी दे देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रागी नामक फसल का विशेष तौर पर प्रयोग करते थे। अब जो लड़का इसको नहीं पढ़ा है, जैसे वो सोचेगा ये वन लाइनर प्रश्न थोड़ा, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, ये तो पढ़ाने का एक तरीका है। टेक्नोलॉजी ना हो तो इसका मतलब थोड़ा कि हम उसको पकड़ के बैठ जाएंगे। भाई आपके तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना है, वो जैसे पहुंच जाए, मतलब तो इससे रह गया है ना। टेक्नोलॉजी की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब है क्वालिटी एजुकेशन आप तक पहुंचे। यही हमारा कोशिश भी है, यही प्रयास है कि आपकी तैयारी प्रीलिम्स की कम से कम अचूक हो जाए। तो प्रश्न के माध्यम से लेक्चर देना बहुत जरूरी, क्योंकि लेक्चर तो बहुत ज्यादा मौजूद है यूट्यूब पे, ऐसा नहीं हजारों लेक्चर है। प्रश्न के माध्यम से अगर मैं आपका अध्ययन करा दूं वो ज्यादा चलेगा, क्योंकि एक प्रश्न पे 10 तथ्य बता दूंगा। तो रागी जो है वो फसल का प्रयोग नहीं होता। अब यहां एक प्रश्न ये आया है सुमेलित करने के लिए, जरा आप इसको देखिए थोड़ी सा कैसे सुमेलन किया गया है, इसको जरा आप समझने का प्रयत्न करिए। और आप देखिएगा यहां से प्रश्न एग्जाम में आपके जरूर रहेगा। 4 दे दिया गया है मिलाने के लिए, जैसे सुरकोटडा, फिर हड़प्पा, सुरकोटडा, हड़प्पा, रंगपुर और चन्नूदड़ो। और दूसरे में दे रखा है जुता हुआ खेत। और अगला है घोड़े का अवशेष। अगला है धान की भूसी। और चौथा है गढ़ी क्षेत्र। ठीक ना? इसमें यह बता रहा कि कौन सा सही है, इन चारों मिलान में कौन सा सही है। ठीक है, यही आपको बताना है कि कौन सा सही है। क्या सुरकुटडा में जुता हुआ खेत मिला है, क्या हड़प्पा में घोड़े का अवशेष मिला है, क्या रंगपुर में धान की भूसी मिला है, या चन्नजूदड़ों में गढ़ी क्षेत्र मिला है। यह मिलान करने के लिए आईएएस में आया हुआ है।
तो कैसे ये होगा? देखिए, सुरकोटडा में जुता हुआ खेत का साक्ष्य नहीं मिला है। जुता हुआ खेत का साक्ष्य जो है वो कालीबंगा से मिला है। चना और सरसों बोया हुआ था, ठीक है ना। तो कल्टीवेटेड फील्ड जो प्लफ्ड फील्ड है, यानी जुते हुए खेत का साक्ष्य बने जिसमें चना और सरसों बोया हुआ था, ये भी मैं बता रहा हूं आपको। चना और सरसों बोया हुआ था, तो वो कहां से मिला? सुरकोटडा, वो कालीबंगा से मिला, यानी ये तो गलत हो गया। फिर हड़प्पा से घोड़े का अवशेष तो मिला नहीं है। घोड़े का अवशेष कहां से मिला? सुरकोटडा से मिला है, जो गुजरात के कच्छ में स्थित है, तो ये भी गलत हो गया। चन्नूदड़ो से गढ़ी का क्षेत्र, भारी देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जब स्थलों का खुदाई हुआ है तो पश्चिम में दुर्ग मिला, गढ़ी माने सिटेडल, और पूरब में निचला नगर लोअर टाउन मिला है। चन्नूदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से किलेबंदी का साक्ष्य ही नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र दुर्ग रहित स्थल कौन था? चन्नूदड़ो ही था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहां दे दिया चन्नूदड़ो गढ़ी क्षेत्र, तो गलत हो गया, अपने आप गलत हो गया। ये सही क्या हुआ? रंगपुर में धान की भूसी, लोथल और रंगपुर से धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। एक प्रश्न में 4-4, 5-5 प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं, ठीक है ना। रंगपुर और लोथल से धान की भूसी का साक्ष्य मिला है, जो ये प्रमाणित भी करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के गुजरात क्षेत्र के लोग चावल का प्रयोग या धान का प्रयोग अपने अन्न में जरूर करते थे। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आप जरूर याद रखिए, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न था, इसलिए मैंने इसको, भले ही मिलान वाला प्रश्न था, लेकिन मैंने लिया क्योंकि इससे 4-5 क्वेश्चन एक साथ तैयार हो गया आपकी। अगला प्रश्न है, पकी हुई मिट्टी के हल का प्रारूप। पकी हुई मिट्टी के हल का प्रारूप सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिलता है? पकी हुई मिट्टी के हल का प्रारूप माने एक हल मिला हुआ है, और पकी हुई मिट्टी का बना हुआ हल का प्रारूप कहां से मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता में। जैसे लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, आलमगीरपुर हो गया और बनवाली हो गया। पकी हुई मिट्टी का हल, ठीक है ना। तो पकी हुई मिट्टी का हल का जो प्रारूप मिला है वो बनवाली से मिला है। कहां से मिला है? हरियाणा में स्थित बनवाली। और बनवाली का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में ड्रेनेज सिस्टम यानी जल निकासी प्रणाली यानी नालियों का साक्ष्य बहुत प्रमुखता से मिला है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में हरियाणा के में स्थित बनवाली एकमात्र ऐसा स्थल रहा है जहां जल निकासी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इन नालियों की संरचना बहुत स्पष्ट रूप से नहीं मिली है, और यही बनवाली से पके हुए मिट्टी का हल का प्रारूप भी मिला है। और यह इस बात का भी प्रमाण दे रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेत जोत कर अनाज पैदा करते थे, जंगली अनाज नहीं पैदा करते थे। इसीलिए बड़े बड़े अन्नागार वहां मिले हैं, अन्न ज्यादा पैदा होता था। तो ये क्लियर हो गया आपका। एक क्वेश्चन में बहुत सारे प्रश्न होंगे, यानी ये आपके तैयारी को, यह लेक्चर जो वीडियो है जो मैं लगातार हर विषय का देने वाला हूं, ये निश्चित ही आपकी तैयारी को धार तो देगा ही देगा, इसमें कोई दो राय नहीं, तनिक भी संदेह नहीं। कौन एक हड़प्पी नगर, अगला जो प्रश्न है, कौन एक हड़प्पी नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? यानी हड़प्पा सभ्यता में जो नगर पाए गए हैं उनकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पहला, विशाल आकार, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। विशाल इमारतें, ये विशेषता तो है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। चौड़ी सड़कें, और अंतिम है योजनाबद्ध नगर विन्यास, यानी जो टाउन प्लानिंग था वो बिल्कुल योजनाबद्ध था। बेतरतीब घर, बेतरतीब सड़कें, बेतरतीब मकान, ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता का था वो था योजनाबद्ध विन्यास। क्या था? योजनाबद्ध विन्यास। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान बने होते थे वो ग्रिड पद्धति पर बने होते थे।
ग्रिड पद्धति मकड़े के जाल के समान हजारों वर्ष पहले हम लोगों ने उस प्रकार के मकानों का निर्माण किया था जिसको बनाने में आधुनिक विश्व को हजारों वर्ष लग गए। वैसा प्लानिंग, वैसा टाउन प्लानिंग अमेरिका और इंग्लैंड के भी शहरों में नहीं मिलते हैं। ग्रिड पद्धति पर आधारित मकड़े के जाल के समान। कहा जाता है कि कार्बूसियर ने जब चंडीगढ़ की स्थापना की तो उसने ग्रिड पद्धति पर स्थापित किया। यानी जिन चीजों को हमारे पुरखों ने हजारों वर्ष पहले बना दिया था, उस ग्रिड पद्धति को बनाने में आधुनिक मनुष्य को हजारों वर्ष लग गए, 3000 वर्ष लग गए। सिंधु घाटी सभ्यता के और ऐसे खोज हुए हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम को 5000 वर्ष पहले ईसा के ले जाते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे महत्वपूर्ण विश्वास वो है योजनाबद्ध नगर विन्यास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न बताने की गुंजाइश था, इसीलिए मैंने इसको लिया है। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल जो है वो व्यापारिक गतिविधियों की राजधानी कहलाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल व्यापारिक गतिविधियों की राजधानी। एक नया प्रश्न मैंने लिया है, व्यापारिक गतिविधियों की राजधानी। ठीक है ना। अभी तक आपने बोले सिंधु घाटी सभ्यता के राजधानी नगर सुने होंगे, लेकिन व्यापारिक गतिविधियों का राजधानी कौन था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। इन चारों में से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक गतिविधियों का राजधानी कौन था? तो उत्तर कौन होगा? लोथल। आपने देखा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल जो था एक बंदरगाह नगर था, पोर्ट था। वहां से गोदीबाड़ा यानी डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है। तो व्यापारिक गतिविधियों का भी वही राजधानी था। व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख रूप से वहीं से होते थे, इसीलिए उसको व्यापारिक गतिविधियों का राजधानी भी कहा जाता है। मैंने एक नया प्रश्न आपको लिया ताकि आप इसको विस्तार से समझ सकें। एक अगला महत्वपूर्ण प्रश्न और आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फसल का अपने खाना में प्रयोग नहीं करते थे। यानी कौन सा अन्न है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने खाना में प्रयोग नहीं करते थे? गेहूं, चावल, ठीक है ना, सरसों, इसके अलावा दाल। इन चारों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सा अन्न अपने भोजन में प्रयोग नहीं करते थे? तो उत्तर होगा दाल। दाल के साक्ष्य अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। जैसे रागी का इसके पहले मैंने बताया, तो ये दाल भी है। अच्छा, यहीं से फुल क्वेश्चन, वो गद्यात्मक प्रश्न जो आपके एग्जाम में आते हैं और जो होता है कि अरे बहुत कठिन आ गया। देखिए, बात मैंने आपको बार बार बताया कि सिविल सेवा की परीक्षा में परीक्षा को कठिन नहीं होने देना है, आपको उसके ऊपर निकलना है, आपको ओवरटेक करना है। आप ये मत इंतजारी करिए कि 10 में से हमको एक स्थान पाना है, आपको 10 के ऊपर, एक के ऊपर बढ़ना है। देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप। आप वहां चले जाइए, कोई समस्या नहीं है। गिने गिनाए किताब पढ़कर, गिने गिनाए नोट्स पढ़कर, टॉपरों के लेक्चर सुनकर कि 4 किताब पढ़े थे इसी से टॉप कर गए, ये सब में मत पढ़िए। आप सोचिए ना कि आप इसको कैसे समस्या को हल कर पाएंगे। कितनी किताबें आप ले जिससे आपका समस्या हल हो जा रहा है, जिससे आपके प्रश्न हल हो जा रहे हैं, जिससे आप विषय के सारे टॉपिक को समझ जा रहे हैं। ये तो आप समझ सकते हैं ना, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। आप इसको थोड़ा सोचिए कि फला टॉपर ने कर दिया, हम 4 किताब में टॉप कर गए तो हम भी 4 किताब में टॉप कर जाएंगे। पता नहीं वो 4 किताब में टॉप किया कि नहीं किया। आपके पास अपनी बुद्धि है, ईश्वर ने आपको तीव्र बुद्धि का बनाया है, तो आप अपने भी तो तय करिए कि फला टॉपिक हमारा किस किताब से ये पूरा होगा, किस किताब से हम समझ पाएंगे। बस आप यही सोचिए कि फला टॉपर ने कर दिया तो बस करो, यही तो हमारा भाग्य विधाता है। नहीं भाई, आपको अपनी बुद्धि मिली है। अगर हमको एक टॉपिक समझने के लिए 10 किताब लग जाए तो हमारी 10 किताब महत्वपूर्ण है। अरे लड़ाई इतना
छोटा नहीं है, आपको उससे बड़ा बनना पड़ेगा। समस्याओं का हल पाने का सबसे बड़ा तरीका यह कि समस्याओं पर आप भारी पड़ जाइए, समस्याएं आप पर भारी ना पड़े। तो यह बात हमेशा याद रखिएगा कि एक दो टॉपिक पढ़ लिया, एक दो किताब पढ़ लिया और टॉपर बन गया, यह सब सही बात नहीं है। आप अपनी बुद्धि लगाइए, किसने क्या किया, कैसे आया, ये आप नहीं, आप अपने खुद बुद्धि लगाइए, अगले से क्या लेना। इसीलिए और अगर आप अपनी बुद्धि लगाकर समस्याओं को अपनी बुद्धि से अगर आप हल करने का तरीका सीख जाएंगे तो एग्जाम में कभी आपको मायूस नहीं होना पड़ेगा। कम से कम कर्मगत तो कर्म से आपको कभी भी मायूस नहीं होना पड़ेगा। अब भाग्य अलग कुछ कर दे वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन कर्म की कमी से आपको मायूस नहीं होना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करिए कि समस्याओं को खुद टैकल करने का कोशिश कर जाइए। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बड़ी संख्या में जो किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं उसका प्रमुख कारण क्या था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो भी खुदाई हुआ, जो भी नगरों का, उसमें पश्चिम में दुर्ग मिले हैं, सिटेडल मिले हैं, और पूरब में लोअर टाउन मिला, निचला नगर मिला। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हर जगह दुर्ग मिले हैं। क्या कारण था कि हर जगह किलेबंदी यानी दुर्ग के साक्ष्य क्यों मिले? पहला, युद्ध से रक्षा। नंबर 2, सीमा शुल्क वसूली। नंबर 3 या सी, नगर में अनाधिकृत लोगों को रोकना, मतलब जो बाहरी लोग हैं उनको रोकना। चौथा, लुटेरे एवं पशु चोरों से सुरक्षा एवं बाढ़ से रक्षा। ये 4 है। पहला, युद्ध से रक्षा। भाई देखिए, दुनिया में जो किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं उसका मूल कारण तो युद्ध से रक्षा ही रहा है। जो बड़े बड़े किले बनते थे राजा महाराजाओं के, दुर्ग बड़े बड़े, जैसे गोलकुंडा का दुर्ग हो, ठीक है ना, मेवाड़ का दुर्ग हो, ठीक है, ये बड़े बड़े चित्तौड़ के दुर्ग हो और कलिंजर का किला हो, यह अपने अभेद्यता के लिए नामी था। गोलकुंडा के किले के बाहर औरंगजेब की सेनाएं 11 महीने तक खड़ी रहीं। 11 महीने तक औरंगजेब की सेनाएं जो हैं वो गोलकुंडा के किलों को भेद नहीं पाई। तो किलेबंदी इतना बढ़िया होती, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में किले क्यों पाए गए? क्या युद्ध से रक्षा, क्या सीमा शुल्क वसूली, क्या नगर में बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकना, या चोरों और लुटेरों या पशु चोरों से रक्षा तथा बाढ़ से सुरक्षा? तो क्या उत्तर होगा? लुटेरों एवं पशु चोरों से सुरक्षा एवं बाढ़ रक्षा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो दुर्ग मिले हैं उसका मूल जो कारण था लुटेरों एवं पशु चोरों से सुरक्षा करना। अब ये बहुत आश्चर्यजनक बात है, कहाँ लोग दुर्ग युद्ध से रक्षा के लिए बनाते थे और कहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दुर्गों का निर्माण लुटेरों एवं पशु चोरों से सुरक्षा या बाढ़ से भी रक्षा करने की। क्लियर हो गया? तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न था जो मैंने आपको बता दिया। लुटेरे एवं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिस दिन एग्जामिनेशन हॉल में आएगा बहुत लोग इसको गलत करेंगे, इसीलिए मैंने इसको आईएएस में विशेष रूप से लिया है। आईएएस की तैयारी में लुटेरों एवं पशु चोरों की से सुरक्षा करने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में दुर्ग बनाए जाते थे और बाढ़ों से भी सुरक्षा होती थी। बाढ़ भी हमेशा आते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में दुर्ग मिले हैं। अच्छा, जो दुर्गों की किलेबंदी हुई है महलों की, वो जनरली पश्चिम में ही हुआ है, जिधर दुर्ग होते थे। पश्चिम में दुर्ग होते थे, पूरब में लोअर टाउन होते थे। तो लोअर टाउन जो है वो दुर्गीकृत नहीं होते, क्योंकि लोअर टाउन में जनरली निचला नगर में आम जनता रहती थी, और जो पश्चिम में दुर्ग थे उसके किलेबंदी होती थी चारों ओर से। अब यहां एक प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा नगर था जहां लोअर टाउन भी दुर्गीकृत है, यानी लोअर टाउन का भी दुर्गीकरण किया गया, फोर्टिफिकेशन किया गया। चन्नूदड़ो, लोथल, कालीबंगा और सुरकोटडा। चन्नूदड़ो, कालीबंगा, लोथल और सुरकोटडा। तो उत्तर होगा कालीबंगा और सुरकोटडा। कालीबंगा और सुरकोटडा एक ऐसा स्थान, मैंने उससे पहले कालीबंगा जानी। कालीबंगा प्रमुख एक ऐसा स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का
जहां लोअर टाउन भी दुर्गीकृत था, सुरकोटडा में भी यही हाल है। दोनों चीज मैंने बता दिया, एग्जाम में आएगा तो गलत नहीं होगा। तो लोअर टाउन दुर्गीकृत कहां था? कालीबंगा और सुरकोटडा, यानी नगर का जो निचला नगर था जहां आम जनता रहती थी, उसका भी दुर्गीकरण किया। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में दुर्गीकरण एक अलग विशेषता है। आप बताइए, इसके बाद आर्य आए और आर्यों में दुर्गीकरण एक ग्रामीण सभ्यता पाई गई। जगह जगह दुर्ग पाना कोई बहुत छोटी बात नहीं थी। आज से 3000 वर्ष 5000 वर्ष पहले के लोग दुर्ग बना रहे हो, बड़े बड़े दुर्ग बन रहे हो, और दुर्ग आम हो। चनूदड़ों को अगर छोड़ दीजिए तो लगभग हर जगह दुर्ग मिले हैं। अब भाई स्थलों की खुदाई होती जा रही है, अभी तो बहुत कम खुदाई हुआ है, 10-20% हम नीचे पहुंच पाए हैं, ज्यादा पहुंच ही नहीं पाए हैं। अभी तो बहुत इतिहास जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के गर्भ में छुपा हुआ है। अभी कहां तक मिल पाएगा ये बहुत ज्यादा है। किसको छुट्टी है अपने इतिहास को खोदने का? हमारी प्राचीनतम संस्कृति का जो वैभव है, जो स्वरूप है, जो महानता है, जो गुणता है, वो कितना ज्यादा है, इसको पता लगाने का छुट्टी की राजनीति के अलावा किसके पास है? किसके पास छुट्टी? ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कुछ हम लोग नया भी जाने, इसीलिए हमने यहां कोशिश किया है ऐसे ऐसे प्रश्नों को लेने। यहां प्रश्नों के माध्यम से आपको अध्ययन कराने का पीछे उद्देश्य भी हमारा ही रहा कि मैं बहुत गहराई से प्रश्नों का उत्तर दे पाऊंगा और आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। पर अब प्रश्नों को अगर आपको वास्तव में किसी से कुछ सीखना है तो बिल्कुल आस्था और श्रद्धा से सीख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप आस्था और श्रद्धा के माध्यम से इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो। अब उसमें उधेड़ बुन करिए, यहां ये लिखा वहां वो लिखा, ऐसा कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप जो है अगर श्रद्धा के साथ तैयारी करेंगे तो आप देखेंगे कि जब मैं पूरे लेक्चर जिस दिन दे दूंगा आपकी आईएएस की तैयारी विधिवत हो जाएगी। नेक्स्ट है, किस विषय क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता में भिन्नता पाई जाती है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी चीजें मिली हैं लगभग उनमें एक रूपता है, चाहे वो किसी क्षेत्र में मिले, सब में एक रूपता है। अगर बाट माप मिला है तो वो भी एक रूपता है, नगर नियोजन है वो भी एक रूपता है। लेकिन कौन सा ऐसा चीज है जिसमें भिन्नता है? क्या है? नगर नियोजन, ईंटों का आकार, बाट माप प्रणाली और घरों का आकार। घरों का आकार 4 है। पहला नगर नियोजन, दूसरा ईंटों का आकार, तीसरा बाट माप प्रणाली और चौथा घरों का आकार। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे ज्यादा भिन्नता है वो नगर नियोजन भी हर जगह समान पाएगा, ईंटों का आकार भी समान पाया गया है पूरे क्षेत्र में, और बाट माप प्रणाली भी पूरा एक पाया गया, तौलने वाला। अंतर किसमें था? घरों के आकार में। भाई, घरों के आकार में परिवर्तन तो आज भी है। गरीब का घर छोटा है, अमीर का घर बड़ा है। दुर्ग देखिए, बड़े बड़े दुर्ग दिख रहे थे। लोअर टाउन में घर छोटे छोटे थे, किसी के घर बहुमंजिला भी थे, सीढ़ियां बनी हुई थी जाने के लिए ऊपर, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया कि घर, ये बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रश्न, ये रटने से याद नहीं होगा कि घरों के आकार में भिन्नता था। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, भाई हर जगह अमीर गरीब होते हैं, सबका घर बहुमंजिला तो हो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो घरों के आकार में भिन्नता सिंधु घाटी सभ्यता के हर क्षेत्र में पाया गया है, और यह संभव भी था क्योंकि ईश्वर ने 2 ही जाति बनाया, एक अमीर और एक गरीब। लेकिन गरीब को भी अवसर दिया कि वो अमीर बन सकता है। ऐसा थोड़ा है, अपने कर्म से, अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से, अपनी गुणता से, जाति धर्म से नहीं अमीर बनेगा, अपने योग्यता से बनेगा, अपने परिश्रम से बनेगा, अपने कर्म से बनेगा, अपने गुणों से भरेगा, अपने काबिलियत से बन सकता है, ठीक है ना। और बना भी है, ऐसा थोड़ा है। सिंधु सभ्यता में आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो इंपोर्ट किया जाता था, आयात किया जाता था, सबसे महत्वपूर्ण किस वस्तु का आयात किया जाता था? पहला खाद्यान्न,
दूसरा वस्त्र, तीसरा मिट्टी के बर्तन और चौथा धातु एवं बहुमूल्य पत्थर। पहला खाद्यान्न, दूसरा वस्त्र, तीसरा मिट्टी के बर्तन, चौथा धातु एवं बहुमूल्य पत्थर। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज आयातित किया जाता था धातु एवं कीमती पत्थरों का किया जाता था। सोना, चांदी, गोमेद, ये वे आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कितने रिच थे, कितने धनी थे, जो सुख समृद्धि के वस्तुओं का आयात करते थे। यूं ही भारत के लिए कहावत नहीं था कि भारत में सोना आता ही आता है, जाता नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निर्यात तो बहुत चीजों का करते थे, लेकिन आयात क्या करते थे? विलासिता के वस्तु करते थे। नगरीय सभ्यता यूं ही नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता। आप देखिए ना, धातु एवं कीमती पत्थर, ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, यहां से यही सब मंगाए जाते थे। ईरान, अफगानिस्तान मुख्य रूप से थे। क्लियर हो गया? निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं था? आयताकार नगर नियोजन, अन्नागार, नहरों द्वारा सिंचाई, जल संचयन व निकासी। कौन सा इसमें विशेषता जो मैं बता रहा हूं? मैंने कॉन्सेप्चुअल प्रश्न लेने का, क्योंकि आईएएस के लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। फैक्चुअल जाना नहीं लिया, मैं कॉन्सेप्चुअल प्रश्न ही लेके कोशिश किया हूं, क्योंकि आईएएस में कॉन्सेप्चुअल प्रश्न, विचारात्मक प्रश्न ज्यादा पूछते हैं, तो मैंने वही लिया है। निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं थी? पहला आयताकार नगर नियोजन, ये तो था ही, मैंने बताया ग्रिड पद्धति पर मकड़े की जाल के अनुसार थे, तो मकड़े की जाल आयताकार ही होता है, तो ये पहला सही है। दूसरा अन्नागार, सिंधु घाटी सभ्यता में पश्चिम में बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं, और मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा जो स्थल है, प्रश्न आता है कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्थल कौन था? तो अनाज का कोठार ही था, अन्नागार, तो वो भी विशेषता है। जल संचयन व निकासी, ये ड्रेनेज सिस्टम जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे यूनिक विशेषता। जल निकासी प्रणाली, घरों से नालियां, छोटी नालियां बड़ी नालों में, और बड़े नाले नदियों में। ऐसा ड्रेनेज सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं था। तो ये तो प्रमुख विशेषता थी, केवल एक बनवाली को छोड़कर, अभी मैंने बताया। चौथा दिया नहरों द्वारा सिंचाई। नहरों द्वारा सिंचाई का साक्ष्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप हमेशा याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के ध्वंसावशेषों के विषय में पहली जानकारी किसने दी थी? हड़प्पा सभ्यता का जो ध्वंसावशेष हैं, इसकी सबसे पहली जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल और दयाराम साहनी। देखिए, दयाराम साहनी ने पहली बार खुदाई किया था, लेकिन कोई एक ऐसा स्थल है जहां नीचे कोई ऐतिहासिक साक्ष्य दबा हुआ है, ये सबसे पहले बताने वाले थे 1826 में चार्ल्स मैसन। हालांकि वो आगे नहीं बढ़ पाए, खुदाई नहीं करवा पाए, लेकिन चार्ल्स मैसन सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हड़प्पा टीले के बारे में लोगों को बताया था। 1826, याद रखिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा नगर था जो 7 बार जिसका उत्थान हुआ और 7 बार पतन हुआ? यानी वहां नगरीय सभ्यता के 7 लेयर मिले हैं, 7 लेयर। एक बार बनाया गया, फिर अगली बार उससे ऊंचा बनाया गया, अगली बार उससे ऊंचा बनाया गया, अगली बार उससे ऊंचा बनाया गया। कौन सा नगर था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, आलमगीरपुर, चन्नूदड़ो, कौन सा नगर था? ये सब प्रश्न आपके कॉन्सेप्ट पर भी आधारित है। 7 बार लेयर क्यों बना होगा? 7 बार वहां कुछ ऐसा प्रलय आया होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का जो सबसे प्रमुख कारण है, बहुत सारे कारण हैं, एक नहीं कारण है, लेकिन सबसे प्रमुख कारण है बाढ़। बाढ़ बार बार आता गया और लोग मकान अपना ऊंचा करते गए। 7 लेयर्स मिले हैं, और मिला कहां से है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से ऐसे मकान मिले हैं जो 7 लेयर पर बनाए गए। क्लियर हो गया? 7 बार उसका उत्थान हुआ, 7 बार पतन हुआ, 7 लेयर्स मिले, और अंत में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का प्रमुख कारण भी यही बाढ़ बना। तो ये आज मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आईएएस के लिए लिया।
आपके लिए सबसे बढ़िया चैप्टर पढ़ लीजिए और जिन प्रश्नों को मैंने बताया उसको हल करिए और कॉन्सेप्ट आप उनको समझने का प्रयत्न करिए जो मैंने बताया। आप देखिए कि आपकी तैयारी इतना बढ़िया हो जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाए। और मैं बस आपसे यही कहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो रहा हो हिस्ट्री में, या मैं सारे विषय के लिए करूंगा, पूरा आईएएस की तैयारी कराऊंगा, अलग से पीसीएस का भी लेक्चर दूंगा, बीपीएससी के लेक्चर दूंगा, बड़े बड़े जितने भी एग्जाम हैं सिविल स्तर के सबके लेक्चर्स दूंगा और विधिवत तैयारी चैप्टर्स के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से आपका करवाऊंगा। आज एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता लिया, अगली बार वैदिक काल आईएएस के लिए लाऊंगा। ऐसे ऐसे पूरा सब्जेक्ट क्लियर कराऊंगा, हर सब्जेक्ट में बताने का प्रयत्न करूंगा। आप लोग पढ़ें और लाभ लें, बस यही मेरा उद्देश्य है। और सिलेक्शन प्री में बिल्कुल प्री की अचूक तैयारी है। एक नए लेक्चर वीडियो के साथ मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।